नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अरुण अय्यर, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और एडवांस एंडोस्कोपिस्ट। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ यानी कि एसिड प्रतिवाह रोग। इसकी जो एंडोस्कोपी से सर्जरी होती है यानी कि गर्डेक्स या एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन या जिसे टिफ या ट्रांस ओरल इंसिजनलेस फंडोप्लाइकेशन भी कहा जाता है। इसकी टेक्निक के बारे में, ये कैसे किया जाता है, इसमें पेशेंट को क्या टेस्ट कराए जाते हैं पहले प्रोसीजर के और इनकी बाद में कैसे फॉलोअप की जाती है और इसका कैसा रिस्पांस आता है, इसकी कॉस्ट के बारे में, और लैप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी के मुकाबले ये कितना कारगर है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारी बातें आज हम करेंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे, हमने 2 और ऐसे केसेस किए हैं गर्डेक्स के, जिसमें कुछ ऐसे केस भी आए। एक केस था जिन्हें एक पेशेंट को बैड ब्रेथ आती थी, उनकी जो ब्रीदिंग की जो स्मेल है वो थोड़ी फाउल स्मेलिंग होती थी। उनका दांत का इवैल्यूएशन, मुंह का इवैल्यूएशन और ईएनटी इवैल्यूएशन सभी नेगेटिव था। हालांकि जब पीएच-मेट्री कराया गया तो उन्हें नॉन एसिड इसोफेजियल रिफ्लक्स यानी जिसे NERD कहा जाता है, इसमें भी गर्डेक्स की काफ़ी अच्छी एफिकेसी देखी गई है और ये गर्डेक्स प्रोसीजर ऐसे केसेस में भी कारगर सिद्ध हुआ है। इनफैक्ट नॉन इरोसिव रिफ्लक्स डिसीज़ या कि NERD में काफ़ी सारी दवाइयाँ काम नहीं आती और ऐसे केसेस में सर्जरी यानी कि गर्डेक्स की काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। और एक और पेशेंट जिन्हें सामान्यतः जो एसिड प्रतिवाह की समस्या थी, उनका भी हमने गर्डेक्स किया और उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले उनकी एक अच्छी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पेशेंट की हिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें छुपी होती है जिसकी वजह से उन्हें रिफ्लक्स की बीमारी लगातार बनी रहती है, दवाई से ठीक नहीं होती। तो एक बहुत अच्छी हिस्ट्री जिसमें हम कम से कम 20 से 30 मिनट देते हैं, जिसमें हम ये भी पता लगाते हैं कि पेशेंट को सिर्फ ईसोफेगस या GERD की समस्या है या उनके पेट में ज़्यादा गैस बन रही है, उन्हें स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कोई भी बीमारी जो पेट में पूरे लेंथ में होती है इंटेस्टाइन के, उसके वजह से भी कई बार बर्पिंग या डकारों की समस्या होती है। तो एक अच्छी हिस्ट्री से हम इससे पूरी एक बेसिक जांच कर लेते हैं, जिससे काफ़ी पिन पॉइंट हो जाता है कि इस पेशेंट को गर्डेक्स या कि एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। सेकेंड, हम इन पेशेंट्स की एक अच्छी एंडोस्कोपी करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को शॉर्ट सिडेशन या कि टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया में हम इनकी एंडोस्कोपी करते हैं। इस एंडोस्कोपी की खासियत ये होती है कि ये बिल्कुल दर्द रहित होती है। ये प्रोसीजर के पहले हम एक बार देख लेते हैं कि पेशेंट का जो ईसोफेगस है या फूड पाइप है और स्टमक जो है, उसके बीच में जो वॉल्व है वो एग्जैक्टली कितना ढीला है, और इसे हम हिल्स ग्रेडिंग से ग्रेड करते हैं। हिल्स ग्रेडिंग भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि काफ़ी सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या गैस्ट्रिक सर्जन्स जो हैं हिल्स ग्रेडिंग के बारे में इतना नहीं जानते हो शायद। तो हिल्स ग्रेडिंग के बारे में आपको लिटरेचर में या गूगल, पबमेड, इंटरनेट की वेबसाइट्स में बहुत अच्छी डिटेल्स में मिल जाएंगी। और इस हिल्स ग्रेडिंग के लिए हम स्पेशली शॉर्ट सेडेशन में पेशेंट्स का पेनलेस एंडोस्कोपी करते हैं और उसमें लगातार 60 सेकेंड्स तक एयर देना होता है एंडोस्कोप से, ताकि उनकी जो ईसोफेगस, फूड पाइप और स्टमक के बीच का जो वॉल्व है वो एग्जैक्टली जब हवा भरती है पेट में तो वो कैसा काम करता है, और जब हवा कम होती है पेट में तब वो कैसा काम करता है, कितना सिकुड़ता है, कितना टाइट होता है, कितना ढीला होता है, ये सब हम इवैल्यूएट कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ एक बेसिक एंडोस्कोपी में हम ये भी देख लेते हैं कि जो ईसोफेगस, फूड पाइप की जो मोटिलिटी है वो कितनी अच्छी है, और इसके बाद हम पेशेंट की एक पीएच-मेट्री और मैनोमेट्री, जो कि कंबाइंड पीएच-मेट्री इम्पीडेंस टेस्टिंग कहा जाता है, ये हम करवाते हैं। इसमें पेशेंट की जो गैस की जो मेडिकेशंस है या कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, उन्हें कम से कम 7 से 10 दिन तक हम बंद कर देते हैं और उसके बाद पेशेंट को 24 घंटे के लिए हम रखते हैं और हम देखते हैं एक
पतली सी पाइप नाक से डालते हैं, एक वायर की जितनी बहुत पतली सी पाइप होती है उसे हम नाक से डालते हैं और उसकी ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप पे रख देते हैं। और उसके बाद इसे फूड पाइप पे रखने के लिए या तो हम एंडोस्कोप का सहारा लेते हैं या फिर हम फ्लोरोस्कोपी यानी कि एक्सरे का सहारा लेके इसे बराबर जगह पे रख के हम नापते हैं कि इस पेशेंट की सही में एसिड रिफ्लक्स हो रही है, यानी कि पेट से एसिड ऊपर आ रहा है, सिर्फ डकार ऊपर आ रही है, नॉन एसिड रिफ्लक्स हो रहा है या कि बाइल रिफ्लक्स हो रहा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें रिफ्लक्स डिसीज़ से रिलेटेड होती हैं, तो इनकी सही मायने में हम जांच कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ हम इसमें इम्पीडेंस टेस्टिंग यानी कि एक बेसिक मैनोमेट्री करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि जो नीचे की ईसोफेगस है वो कितनी अच्छी मोटिलिटी है, उसमें कितना अच्छा एसिड क्लियरेंस हो रहा है और कहीं इस वजह से तो पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। तो एक बेसिक पीएच मेट्री विथ इम्पीडेंस या कि कंबाइंड इम्पीडेंस पीएच मेट्री से हम इसकी एग्जैक्ट इवैल्यूएशन कर लेते हैं। इसके बाद हम कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं जैसे कि एक्सरे, ईसीजी और ब्लड की बेसिक जांचें, प्री एनेस्थेटिक चेकअप, एक मेडिकल फिटनेस। और उसके बाद हमारा पेशेंट अगर बहुत विलिंग है और वो ये सर्जरी करवाना चाहते हैं, कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो 8-10 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं जिनकी रिफ्लक्स की समस्या ठीक नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो वो इजीली ये सर्जरी करवा लेते हैं। लेकिन ये सर्जरी उनमें भी इंडिकेटेड होती है जिनकी एसिड रिफ्लक्स की समस्या है और लगातार 2 महीने से अगर वो दवाइयाँ खा रहे हैं और उनकी प्रॉपर तरीके से रिफ्लक्स की समस्या नहीं जा रही है या उन्हें नॉन इरोसिव रिफ्लक्स की समस्या आती है, तो ऐसी सब चीज़ों में भी गर्डेक्स की सर्जरी इंडिकेटेड होती है। गर्ड के पेशेंट्स बहुत सारे तरीक़ों से प्रेजेंट करते हैं। अमूमन इन लोगों को छाती में जलन, मुंह में खट्टापन होता है, लेकिन कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें खांसी, लगातार खांसी आना, खांसी की दवाइयों से ठीक नहीं होती, सांस फूलना, आवाज़ में परिवर्तन होना, आवाज़ मोटी हो जाना, खाना निगलने में दिक्कत होना, खाना निगलने में कई बार ओल्ड एज में दर्द भी होता है और साथ ही साथ इन्हें छाती में दर्द होता है जो कि एक हार्ट अटैक को मिमिक कर सकता है, हार्ट अटैक जैसा दिख सकता है, बट वो इनफैक्ट एक बहुत भयंकर रिफ्लक्स की बीमारी इनमें हो सकती है। इसके अलावा जिनमें बहुत टाइम तक रिफ्लक्स होता है, जो पेशेंट्स रिफ्लक्स को लिए चलते हैं अपने लाइफ में और सिर्फ मेडिसिन पे रहते हैं और जिनकी एंडोस्कोपी से जांच नहीं होती है, जनरली ये पेशेंट्स 40 के एज के बाद इनकी जो खाने की नलकी की जो अंदर की लाइनिंग है वो चेंज होने लग जाती है और इसे बैरेट्स ईसोफेगस कहा जाता है। तो हाल ही में हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिन्हें बैरेट्स ईसोफेगस और भयंकर रिफ्लक्स की बीमारी थी। दवाइयों से भी उनका रिफ्लक्स इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और जब हमने उसकी बायोप्सी ली बैरेट्स की तो हमें ये पता लगा कि कुछ 6-5 साल में वो बैरेट्स भयंकर कैंसर में भी परिवर्तित हो सकता है, उसमें लो ग्रेड डिस्प्लाजिया के चेंजेस थे। तो इन सब सिचुएशंस में जब पेशेंट्स एसिड मेडिकेशन से रिस्पॉन्ड नहीं करते तो उनमें ये गर्डेक्स की सर्जरी काफ़ी कारगर होती है। इसके बाद जब सारी जांचें हो जाती हैं, जब पेशेंट्स मोटिवेटेड होते हैं, उनकी एक प्रॉपर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बाद हम इन्हें ऑपरेशन के लिए लेते हैं। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं हमारे ओटी में और हम दिखाते हैं कि ये हमने कैसे किया और इसकी सही टेक्निक क्या होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका बॉल ढीला है। इसे हिल्स ग्रेड 2 और 3 के बीच में क्लासिफाई किया जा सकता है। ये हिल्स ग्रेडिंग एक लोअर जो स्फिंक्टर है उसकी क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो ढीलापन है इसकी वजह से एसिड और खाना वगैरह इनके फूड पाइप में आ रहा है जिससे दिक्कत हो सकती है। और ये रिफ्लक्स अगर लंबे समय तक बना रहे तो लगभग अमूमन 10 से 15 साल बाद इन्हें बहुत भयंकर रिस्क होता है ईसोफेजियल कैंसर का। तो इस प्रोसीजर से हम ना ही इनकी दवाई बंद कराते हैं बल्कि इनकी जो आगे की ज़िंदगी है उसमें किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो, ऐसा उपाय किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि जो खाने की नलकी है इधर पे एक वॉल्व होता है जो ढीला हो गया और अभी ये ऐसे चालू बंद हो रहा है। यही वॉल्व को हम अंदर से टाइट करने वाले हैं। ये एक जर्मन डिवाइस है जिसे गर्डेक्स डिवाइस कहा जाता है। ये सीधा जर्मनी से इंपोर्ट होता है और हमारे कलीग
इंडियन कलीग्स जो यहाँ के डीलर्स हैं हमें प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर से आप देख सकते हैं ये छोटा पीडियाट्रिक स्कोप हम अंदर डालते हैं और इससे सर्जरी करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये गर्डेक्स डिवाइस है, ये घूम के अंदर इसकी क्लॉथ है, इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे जो मसल है LES उसकी टाइटनिंग करते हैं। ये टाइटनिंग एक जगह से हम कर चुके हैं, अभी सेकेंड सूजन लगा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है एंड लगभग 1 घंटे में। थोड़ा डिफिकल्ट केस है ये। और ये आप देख सकते हैं ये रीमॉडल्ड T जंक्शन है, यहाँ हमने 2 सूचर्स लगा दिए हैं और ये एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन हमने किया है। तो हमने इसकी सहायता से ये जो पूरी लोअर इसोफेजियल जो स्ट्रक्चर है, जिसकी एनाटमी है, हमने उसे पूरा चेंज कर दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सर्जरी जैसा कि आपने देखा नेज़ल इंट्यूबेशन में होती है, यानी कि इनके नाक से एक नलकी डाली होती है इनके फेफड़ों तक या ट्रकिया तक, जिससे सर्जरी के दौरान इनकी सांस वगैरह बराबर से चलती है। इसे नेज़ल इंट्यूबेशन टेक्निक कहा जाता है। सर्जरी के बाद पेशेंट को 4 से 5 घंटे तक खाली पेट रखा जाता है। उन्हें सलाइन या दवाइयों की मदद से उनकी न्यूट्रिशन दी जाती है और महज 4 से 5 घंटे के बाद उनकी एक लिक्विड डाइट चालू की जाती है और नेक्स्ट डे से उन्हें सॉफ्ट डाइट दी जाती है। पेशेंट को अगले ही दिन डिस्चार्ज किया जा सकता है। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये एक डे केयर प्रोसीजर है, तो पेशेंट सुबह आता है और शाम में अपने घर चला जाता है। बट हम जनरली पेशेंट्स को एक दिन रखते हैं ताकि कोई मेजर अगर इश्यूज़ होते हैं तो हम उसको देख सकते हैं। हालांकि गर्डेक्स में अभी तक की लिटरेचर में और जो भी हमारा एक्सपीरियंस है इंडिया और अब्रॉड, हमने आज तक भी कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन इसमें देखा नहीं है। ये बहुत ही सेफ़ और इफ़ेक्टिव टेक्निक है रिफ्लक्स की बीमारी के लिए, चाहे वो कैसा भी रिफ्लक्स हो, चाहे वो एसिड रिफ्लक्स हो जो दवाई से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, और नॉन एसिड रिफ्लक्स या कि NERD या नॉन इरोसिव रिफ्लक्स में ये काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है। ये जो गर्डेक्स प्रोसीजर है, जो कंपनी इसकी गर्डेक्स की जो कंपनी है वो एक जर्मन कंपनी है और गर्डेक्स का बाकी लैप्रोस्कोपी जिसमें पेट में 3 से 4 छेद किए जाते हैं और उसके बाद लैप्रोस्कोप अंदर डाल के एक सर्जन लैप्रोस्कोपी से फंडोप्लाइकेशन करता है, यानी कि एंटी रिफ्लक्स सर्जरी करते हैं। तो ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस सर्जन्स होते हैं। लेकिन इसमें एक बात देखने लायक है कि लैप्रोस्कोपी या कि ओपन सर्जरी जहाँ पे चीरा लगाया जाता है, इसके कंपैरिजन में गर्डेक्स की जितनी भी अभी तक की स्टडीज़ और मेटा एनालिसिस हैं वो ये बोलती हैं कि गैस ब्लोट सिंड्रोम, यानी कि ये सर्जरी के बाद कई पेशेंट्स को पेट फूलने लग जाता है और उनकी इनफैक्ट डकारें थोड़ी बढ़ जाती हैं, इसे गैस ब्लोट सिंड्रोम कहा जाता है। और ये गर्डेक्स में बिल्कुल नहीं देखा जाता, क्योंकि गर्डेक्स का जो स्कोप आता है, जो कि मशीन आती है, वो इतनी चौड़ी होती है कि उसमें पेशेंट की जो इसोफेगस और स्टमक के बीच का जो एरिया है उसे बहुत ज़्यादा टाइट किया ही नहीं जा सकता। तो ये ऑटोमेटिक एक बूजी का काम करता है, जो सर्जन समझ सकते हैं इस बात को। तो गर्डेक्स टेक्निक में गैस ब्लोट सिंड्रोम बिल्कुल ही नहीं होता है। गर्डेक्स में एक और जो प्रॉब्लम होती है, जो लैप्रोस्कोपी की प्रॉब्लम होती है, जिसमें नर्व इंजरी होती है। जब हम अंदर डिसेक्शंस करते हैं तो उसमें बहुत सारी ब्लीडिंग हो सकती है, कई बार नर्व डैमेज हो सकती है, तो वेगल नर्व डैमेज हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को गैस्ट्रोपेरेसिस या और कुछ तकलीफ़ें हो जाती हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स को लीक भी हो जाता है या परफोरेशन की भी दिक्कत कई बार आ सकती है। तो गर्डेक्स में परफोरेशन या कि कोई वेगल नर्व डैमेज की आज तक की कोई रिपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि ये बहुत सेफ प्रोसीजर माना जाता है। और चूंकि ये दूरबीन से करा जाता है, तो दूरबीन से हम सीधा उस जगह पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं जहां पे पेशेंट की मेन समस्या होती है, और जहां पे वॉल्व उनका ढीला हो जाता है, हम उस वॉल्व के एरिया को पूरा रीमॉडल कर देते हैं, यानी कि इसको एक नया एनवायरनमेंट, एक नया पूरा आयाम दे देते हैं उस वॉल्व को, ताकि वो वॉल्व एक नॉर्मल आदमी के वॉल्व की तरह सबसे बेस्ट हेल्दी रूप में काम कर सके। चूँकि ये एक जर्मन डिवाइस है, ये जर्मनी से इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में, तो इसकी कॉस्ट
अमूमन एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से थोड़ी महंगी होती है और इसमें एंडोस्कोपी की मदद से ये होता है। और चूँकि इंपोर्ट ड्यूटी इसमें एक मेजर इशू आ जाता है, और ये जो गर्डेक्स कंपनी है एक मोनोपोली कंपनी है, ऐसी और कोई भी कंपनी पूरे दुनिया में नहीं है। तो इसका जो कॉस्ट है लगभग 3.5 to 3.75 लाख के आसपास आता है। इसमें हमारे यहाँ पे कई प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस, ऑलमोस्ट ऑल हेल्थ इंश्योरेंस हमारे यहाँ कवर करते हैं, जिसमें फिर अगर हेल्थ इंश्योरेंस अगर पेशेंट के पास है तो फिर उन्हें इसका कोई भी कॉस्ट नहीं आता, क्योंकि वो हेल्थ इंश्योरेंस अगर उनका 4 लाख 5 लाख तक है तो वो सर्जरी में आराम से इतना अमाउंट कवर हो जाता है। अभी तक आयुष्मान कार्ड या स्मार्ट कार्ड योजना में एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन की जो पैकेजेस हैं वो बहुत अच्छे पैकेजेस नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है, बहुत नई टेक्निक है जो पूरे वर्ल्ड में आई है। इनफैक्ट 2018 से ये जर्मनी में स्टार्ट हुआ, तो ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है। तो आने वाले कुछ सालों में सरकार भी इसे तवज्जो देगी, और इसकी जो कॉस्टिंग है अगर सरकार की मदद हो तो एक नॉर्मल पेशेंट भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर उन पैकेजेस में थोड़ी वृद्धि हो तो इससे एक नॉर्मल एक गरीब मरीज़ हो या कि लोअर मिडिल क्लास के मरीज़ हैं वो भी इस टेक्निक का फ़ायदा उठा सकते हैं। जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है वो सारे मरीज़ इस टेक्निक का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब ये प्रोसीजर हो जाता है तो इसके बाद उस पेशेंट को कोई भी गैस की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि सर्जरी के तुरंत बाद ऑब्वियसली हम गैस की दवाइयाँ बंद नहीं कर सकते, लगभग 15-20 दिन पेशेंट के हिसाब से हो सकता है, महीना भर भी गैस की दवाइयाँ चले, या कि एच पाइलोरी जो कि एक जंतु होता है पेट में, वो भी एसिड बढ़ाता है तो उसकी कुछ मेडिसिन होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ एक समस्या आती है ऐसे पेशेंट में, तो उनकी कुछ मेडिसिन होती हैं। ऐसे पेशेंट्स में फैटी लीवर भी बहुत आम तौर पे देखा जाता है, तो उसकी कुछ मेडिसिन चलती हैं। लेकिन आम तौर पे अगर एंटी रिफ्लक्स सर्जरी या गर्डेक्स कराया जाए ऐसे पेशेंट्स में तो ये पेशेंट्स की गैस की दवाइयाँ पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।